गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको एरर एनालिसिस पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। एरर एनालिसिस पार्ट 1 में मैंने आपको टोटल थ्योरेटिकल एनालिसिस डेरिवेशंस बताए और टाइप्स ऑफ एरर बताए, कितनी तरह के एरर होते हैं, रेमेडीज बताए, मेथड्स बताए। तो आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस कराने जा रहा हूँ जो रिसेंटली बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज मैं डील करने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। Example 1. Error in the measurement of kinetic energy of a particle is 80%. Mass remaining exact. Find out the percentage error in the measurement of its linear momentum. पिछले एपिसोड में मैंने परसेंटेज एरर का डेरिवेशन बताया था। तो उस डेरिवेशन में कैलकुलस मेथड यूज हुआ था। उस कैलकुलस मेथड का एक लिमिटेशन बताया था कि इंडिविजुअल परसेंटेज एरर इन एवरी क्वांटिटी मस्ट बी लेस और इक्वल टू 5%। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में जो परसेंटेज एरर दे रखा है वो 80% दिया है, ग्रेटर देन 5% दिया है। तो कैलकुलस मेथड यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, अलजेब्रा मेथड इस्तेमाल करना होगा। लीनियर मोमेंटम पी का फॉर्मूला अगर काइनेटिक एनर्जी के और बॉडी का मास सेम में कन्वर्ट करा जाए तो फॉर्मूला कुछ ऐसे मिलता है, P इक्वल्स √2km। वेर एम इज एग्जैक्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि मास के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है, तो इसका जो एरर परसेंटेज एरर होगा उसको 0 मानेंगे। मास एग्जैक्ट होगा, इसमें कोई एरर नहीं होगा, इसका परसेंटेज एरर 0 मानेंगे। काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर 10% दिया हुआ है, 80% सॉरी। लीनियर मोमेंटम का परसेंटेज एरर पूछा है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि सपोज फॉर अ 10 गिवन काइनेटिक एनर्जी के, द कैलकुलेटेड लीनियर मोमेंटम इज p and if kinetic energy is k dash, I mean एररफुल, एरर आने के बाद उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो एररफुल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज k dash, then errorful value of linear momentum is p dash, but there is no error in mass, so it will remain m as it is। इस पे m dash नहीं लगाओगे क्योंकि इसमें कोई एरर ही नहीं है, जितना पहले था उतना बाद में है। इसको लिख डालो इक्वेशन नंबर 1। परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी को सिंबल्स में कैसे लिखोगे? डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 इक्वल्स 80%। परसेंटेज एरर इन लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है तो उसको सिंबल्स में कैसे लिखोगे? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसको आप कहोगे एब्सोल्यूट एरर इन लीनियर मोमेंटम, इसको कहोगे ट्रू वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम इंटू 100। दिस इज मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन linear momentum and this quantity is already given। इसको डेल्टा के का मतलब ये हुआ फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। ये डेल्टा के अपॉन के को ऐसे लिख सकते हो और 100 को इधर ला के डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 80/100। 80/100 इज 0.8। इसको के से डिवाइड कर डालो टू गेट यू के डैश ओवर के -1 इक्वल्स 0.8। -1 को राइटवर्ड ले जाओ, सो के डैश बाई के इक्वल्स 1.8। इक्वेशन नंबर 2। आपको चाहिए होगा डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, तो इसको ऐसे लिखोगे पी डैश माइनस पी अपॉन पी इंटू 100। पी डैश का मतलब एररफुल वैल्यू और पी का मतलब ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। इसको ऐसे लिखोगे। अगर इसको p से डिवाइड कर डालो तो आता है पी डैश बाई पी -1 इंटू 100।
और पी डैश बाई पी की वैल्यू यहाँ से निकालो। देखो ये पी डैश, इसको पी से डिवाइड करो, इस रूट को इस रूट से डिवाइड करो, 2m कैंसिल हो जाएगा और रूट में क्या बचेगा, k डैश अपॉन k। सो p डैश अपॉन p कैन बी रिप्लेस बाई अंडर रूट k डैश बाई k माइनस 1 इंटू 100। ये रिप्लेसमेंट मैंने इक्वेशन 1 से किया। सो डेल्टा p बाई p इंटू 100 इक्वल्स अंडर रूट k डैश बाई k माइनस 1 इंटू 100। k डैश बाई k की वैल्यू मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 2 में। दिस इज 1.8, then you put here 1.8 अंडर रूट 1.8 माइनस 1 इंटू 100। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आता है 34.16%। इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा मेथड। यहाँ कैलकुलस इस्तेमाल नहीं हुआ। कैलकुलस क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? बिकॉज परसेंटेज एरर इन गिवन काइनेटिक एनर्जी दिस वाज मच ग्रेटर दैन 5%, दैट इज 80%। कैलकुलस मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अलजेब्रा मेथड से सॉल्व करते हैं, और ये मैंने आपको समझाया। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, number of significant figures in 2,31,000 and this quantity does not come from a measurement R। ये कोई मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं सिंपली काउंट। इसको काउंट बोलते हैं। काउंट मतलब गिनती, 1 2 3 4, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये काउंट है। तो जब ये मेजरमेंट नहीं है तो नॉन जीरो डिजिट के बाद जो एक्सट्रीम जीरोज होते हैं वो यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते। अगर ये मेजरमेंट होता, किलोग्राम होता, लीटर होता, मीटर होता, क्यूबिक मीटर होता, मेजरमेंट होता, तो ये जो नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जो एक्सट्रीम जीरोज हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन अगर ये काउंट है, गिनती है, तो इसमें लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, केवल ये जो लेफ्ट साइड के नॉन जीरो डिजिट्स हैं यही सिग्निफिकेंट होंगे। 2 3 1, these are only significant digits, so we have significant figures equal to 3 1 2 3। zeros are not significant because this quantity is a count only। how many significant figures are there in a measure quantity? this ये मेजर क्वांटिटी है, तो इसका रूल ये है कि all zeros situated to the extreme right of a non-zero digit are also significant, and zeros situated between two non-zero digits are also significant। तो ये अंदर का भी जीरो सिग्निफिकेंट होगा, राइट एक्सट्रीम के जीरोज हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि मेजर्ड क्वांटिटी है। मेजर क्वांटिटी का मतलब या तो ये मीटर होगा, लीटर होगा, किलोमीटर होगा, क्यूबिक मीटर होगा, कुछ ऐसे इसको लैब में मेजर किया हुआ है, काउंटिंग नहीं किया गया है। तो इसमें ये बाद वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करो यहाँ से लेकर यहाँ तक, दे आर 6। सो आंसर विल बी 6, ऑप्शन बी। डायमेंशंस ऑफ दिस, तो ये डायमेंशन के क्वेश्चन आप खुद से करो। इसके लिए सभी फार्मूले का, पूरी फिजिक्स के फार्मूले का नॉलेज होना चाहिए। डायमेंशन के क्वेश्चन आप पूरी फिजिक्स को रिवाइज करके खुद से करो, मैं एरर आपको समझा दे रहा हूँ। ये मेरी बुक है, उसका वॉल्यूम 2 है, यूनिट्स मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 को जेई एडवांस लेवल से लिखा गया है। इसमें जेई एडवांस के भी क्वेश्चन सॉल्व करे गए। तो इसमें डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे गए हैं, आप बुक पढ़ के खुद से उसको समझ सकते हो।
एक लेक्चर में आपको स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स और सर्कुलर वर्नियर पे लेने वाला हूँ, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, सर्कुलर वर्नियर एटसेट्रा, उस पर भी एक लेक्चर लेना होगा क्योंकि उस पर भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आज मैं सिर्फ एरर को डील करने बैठा हूँ, तो मैं एरर पे फोकस करूँगा। द वॉल्यूम्स ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी V1 equals 80.2 plus minus 0.02 cubic centimeter and V2 equals 3.400 plus minus 0.01 cubic centimeter. Then the most significant sum and difference in volumes with error limits are respectively. मुझको most significant sum and most significant difference in volumes बताना है with error limits, जैसे error limit लिखा हुआ है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें प्लस माइनस के बाद जो क्वांटिटी लिखी है, इसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट एरर, और जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसको कहेंगे ट्रू वैल्यू। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन मतलब क्वांटिटी है, एक्सप्रेशन, वो सिग्निफिकेंट सम है, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल अप्लाई करना होगा, फिर एरर की थ्योरी लगानी होगी। सपोज सम ऑफ टू वॉल्यूम्स इज डिनोटेड बाय V, that is V1 plus V2. So this is true value of V1 80.2, true value of V2 3.400। अब इसको सम करो तो आएगा 83.600। मैंने प्रोविजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पढ़ाया था कि मोस्ट सिग्निफिकेंट सम का आंसर देने के लिए रूल ये होता है, ये एडिशन का आपने किया है। यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करते हैं, सिर्फ डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करते हैं, तो यहाँ है 1 डिजिट, और डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना है 3 डिजिट। तो इसमें लिस्ट क्या है, लिस्ट है 1 डिजिट। तो फाइनल आंसर को लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट आई मीन 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, इसको राउंड ऑफ करना होगा, डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा। ये रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर का। तो ड्रॉप किसको करोगे, 0 को ड्रॉप करोगे। तो राउंडिंग ऑफ टेक्निक सिखाया गया आपको, 0 को ड्रॉप करने जा रहे हो एंड 0 इज लेस देन 5, सो प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज। 0 जिसको ड्रॉप करने जा रहे हो लेस देन 5 है, तो उसके पहले वाला डिजिट अनचेंज, बिना किसी परिवर्तन के छोड़ दिया जाता है। तो इसकी राउंडेड वैल्यू कितनी आएगी, 83.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये कहलाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट सम का आंसर। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट सम में अब आप एब्सोल्यूट एरर डेल्टा V डिराइव करना सीखो। पिछले टर्न पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने एरर का डेरिवेशन सिखाया था, तो उसमें ये सिखाया था कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर डी को डेल्टा में कन्वर्ट कर दो, माइनस को प्लस में बना दो। तो इस तरह से फार्मूला डेवलप करना आपको सिखाया हूँ मैं। एब्सोल्यूट एरर इन टोटल सम ऑफ द वॉल्यूम्स V, इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। इसको कहेंगे एब्सोल्यूट एरर इन V1, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट एरर इन V2, और इन दोनों को सम करने से क्या मिलता है, एब्सोल्यूट एरर इन V। अगर आप भूल चुके हो तो मेरे पिछले लेक्चर को आप फिर से रिवाइज करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डेरिवेशन रिवाइज करो, तो आपको याद आ जाएगा कि फार्मूला कैसे बना था। डिफ्रेंशिएट करके डी को डेल्टा में कन्वर्ट करके ये फार्मूला बनाया गया था। डेल्टा V1 की वैल्यू यहाँ से उठा लो, ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है ये V1 कहलाता है, आई मीन ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस के बाद जो सेकंड क्वांटिटी है ये डेल्टा V1 कहलाता है, आई मीन एब्सोल्यूट एरर इन V1। उसी तरह से फर्स्ट क्वांटिटी V2 कहलाएगा, ट्रू वैल्यू, सेकंड क्वांटिटी डेल्टा V2 कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन V2। सो दिस इज डेल्टा V2
एंड दिस वन इज डेल्टा V1. इनकी वैल्यू ला के यहाँ पे रखो. Look, delta V1 is this, delta V2 is this, and after taking sum you have 0.03 cubic centimeter. अब एक्सप्रेशन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सम कैसे लिखोगे? पहले V का वैल्यू लिख डाला जो ऊपर आप डिस्कस कर चुके हो, फिर प्लस माइनस के बाद एब्सोल्यूट एरर डेल्टा V लिख डाला, दैट इज 0.03. यूनिट को बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर. डिफरेंस निकालो. Now suppose the difference is denoted by again V, written as V1 minus V2. V1 is 80.2, V2 is 3.400. So by taking difference you have 76.800. अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल अप्लाई करना होगा. यहाँ भी रूल वैसा ही होता है जैसे एडिशन में होता है. सब्ट्रैक्शन में रूल वही होता है जो एडिशन में होता है. मीन्स डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करो 1, डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करो 3, and which is least 1. So final answer is to be rounded off only up to 1 place of decimal because this is least. डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा, 1 प्लेस ओनली. तो किसको ड्रॉप करोगे? 0. 0 is to be dropped. Rounding off technique. The digit to be dropped is 0 and 0 is less than 5. So preceding digit left unchanged. बिना किसी परिवर्तन के छोड़ दो. So its rounded value will be 76.8. So most significant difference is 76.8 cubic centimeter. अब एब्सोल्यूट एरर निकालो, डेल्टा V. तो डेरिवेशन सिखाया हूँ कि बोथ साइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू V. यहाँ आएगा dV, यहाँ आएगा dV1, यहाँ आएगा dV2. डेरिवेशन देख लेना. फिर सिखाया हूँ D को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं और जो एरर का नेगेटिव टर्म है उसको पॉजिटिव बना देते हैं. तो माइनस को प्लस बना दो और dV1 को डेल्टा V1 लिख दो और dV2 को डेल्टा V2 लिख दो. प्लस क्यों बनाते हैं वहाँ पे क्या सिखाया गया है? क्योंकि मुझसे हमेशा मैक्सिमम एरर पूछा जाता है. तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बनाना जरूरी होता है. और इन दोनों की वैल्यू आपको पहले से पता है, यहाँ पे लाकर दोबारा से रख दो. क्या आएगा? 0.03 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब आपको लिखना एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस. सो इट शुड बी V, द वैल्यू ऑफ V 76.8 लिख दिया. तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रू वैल्यू ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस और ये कहलाता है डेल्टा V. आई मीन एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंस, दैट इज डेल्टा V. डेल्टा V इतना आप निकालो, उसको यहाँ रख दो, यूनिट को बाहर लिख दो, आंसर मैच कराओ, ऑप्शन ए मैच हो जाएगा. देखो आंसर मैच कराओ. देखो यह है तुम्हारा मोस्ट सिग्निफिकेंट सम और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस मैच हो गया. ऑप्शन ए को टिक मारो. ये सर्कुलर वर्नियर का क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोमीटर में इस्तेमाल होता है, थोडोलाइट में इस्तेमाल होता है. इसका लेक्चर अलग से लिया जाएगा. ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ये स्पेक्ट्रोमीटर है और ये एरर का क्वेश्चन है, इसको करता हूँ. The period of oscillation of a simple pendulum is t equals 2 pi root L by Z. Measured value of L is 30.0 centimeter. Known to 1 millimeter accuracy. And time for 100 oscillations of the pendulum
is found to be 108 second using a wristwatch of 1 second resolution. Accuracy in determination of g is, लेबोरेटरी मेथड से g की वैल्यू डिटर्मिन करना है, तो उसका एक्यूरेसी पूछा है। एक्यूरेसी पूछा है, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि g की वैल्यू में आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालो, क्योंकि एक्यूरेसी का अंदाज़ा एरर से ही लगता है। एरर ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी कम होगी, एरर कम होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो लैंग्वेज में तो वो लोग कभी कभी एक्यूरेसी पूछते हैं, मगर आप निकालना आपको होता है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो आपको यहाँ पे निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ जी, और ये फार्मूला दिया हुआ है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में इसका डेरिवेशन में सिखाते हैं, फिलहाल यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सोल्यूशन देखो, 4 ऑप्शन दिया है। वी नो t इक्वल्स 2 पाई रूट एल बाई जी। अब क्या करो, 2 पाई को इधर डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करोगे तो आएगा टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स एल बाई जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जी का फॉर्मूला बना लो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो डेरिवेशन में सिखा रखा हूँ कि जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी फार्मूले में आता है तो परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर निकालने के लिए पहले लॉग लेते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बोथ साइड का लॉग ले लो। ये जो कैलकुलस में लॉग लेते हैं उसका बेस स्मॉल ही होता है, लिखा तो नहीं है बट अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस स्मॉल ही होगा। नेचुरल लॉग हो गया लॉग जी। लॉग की प्रॉपर्टी पता है, जो मल्टीप्लाइड क्वांटिटी वो अलग अलग हो जाती हैं, और जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है लॉग लेने पर ऊपर आके माइनस में हो जाता है। तो हो गया लॉग ऑफ 4 पाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एल, और ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो कायदे से आएगा माइनस लॉग टी स्क्वायर। ये जो टी पे स्क्वायर होता है यहाँ पे, वो लॉग की जो प्रॉपर्टी है, जो स्क्वायर होता है उसका जो 2 है वो लॉग के बाईं तरफ चला आता है, और ऊपर जाके टी पावर -2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे -2 आ गया। तो पहले तो मैंने बोथ साइड का लॉग ले लिया। अब इसमें जिस जिस क्वांटिटी में एरर है उसको वेरिएबल माना जाएगा, जैसे कि एल लेंथ में एरर है तो मैथ की लैंग्वेज में ये वेरिएबल हो गया। टाइम पीरियड जो स्टॉप वॉच से मेज़र किया जा रहा है उसमें भी एरर है, तो भी वेरिएबल हो गया। तो जब ये दोनों वेरिएबल हो गए तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल जी हो गया, ये वेरिएबल हो गया, मगर पाई को लैब मेज़र नहीं किया गया है, तो इसको न्यूमेरिकल कांस्टेंट मानोगे। 4 भी कांस्टेंट है, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसको लैब में तुमने मेज़र किया नहीं, तो इसको एग्जैक्ट मानोगे, और एग्जैक्ट क्वांटिटी को यहाँ पे कांस्टेंट करते हैं, तो लॉग ऑफ 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू जी। जी के रिस्पेक्ट में बोथ साइड को डिफ्रेंशिएट करो। लॉग जी का जी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आता है, 1 बाई जी, और ये तो कांस्टेंट ही है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। इसको जी के रिस्पेक्ट में करोगे तो चेन रूल अप्लाई करोगे, तो लॉग एल का पहले लिखोगे 1 बाई एल, फिर इनटू में लिखोगे डी एल बाई डी जी। इसको भी जी के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हो, चेन रूल आएगा, -2 कांस्टेंट उसको बाहर लिख दो, लॉग टी का हो जाएगा 1 बाई टी, फिर इंटू डी टी बाई डी जी। तो इसके लिए आपको फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 अच्छे से पढ़ना होगा, वहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस में चेन रूल आपको समझाया गया है। तो जब डिफरेंशियल कैलकुलस ठीक से पढ़ लोगे तो ये जो प्रोसेस है आपको पूरा समझ में आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों में बार बार कहता हूँ कि फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 पहले पढ़ना जरूरी है, तभी आपको फिजिक्स की समझ आएगी। तो ये चेन रूल लगा के यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। अब जो डी जी है उसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दो,
तो यहाँ आएगा डी जी, डी जी बाई जी, यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल होगा, क्या बचेगा, डेल बाई एल, और बचेगा -20 dt/t। फिर मैंने सिखाया है कि डी को डेल्टा लिख डालो, लिख दिया, यहाँ भी डेल्टा लिख डालो, यहाँ भी डेल्टा लिख डालो, और एरर का जो नेगेटिव टर्म है उसको पॉजिटिव बना दो, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ जी, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया। अब इसमें क्वांटिटीज को कैसे फीड किया जाएगा वो देखो। तुम्हारे क्वेश्चन में लेंथ की वैल्यू, स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है, डेल्टा एल मैंने 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है। आई मीन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 1 मिलीमीटर। क्यों लिखा हुआ है, पढ़ो। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 30.0 cm नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि जब इस लेंथ को मेजर किया गया तो इसका एक्यूरेसी का लिमिट था 1 मिलीमीटर। इसका फिजिकल मीनिंग होता है कि उस मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट था, लिस्ट काउंट के बराबर ही आप गलती कर सकते हो, तो एक्यूरेसी की लिमिट मानी जाएगी इक्वल टू लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट आपके क्वेश्चन में 1 mm दिया, इतनी गलती आप कर सकते हो, इसको मेजर करने में इतनी गलती कर सकते हो, तो ये डेल्टा एल कहा जाएगा। डेल्टा एल की वैल्यू 1 मिलीमीटर मानी जाएगी। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 108 सेकेंड। तो ये 108 सेकेंड किसी रिस्ट वॉच, इसको रिस्ट वॉच से मेजर किया हुआ है। 100 ऑसिलेशन कंप्लीट होने पे रीडिंग लिया गया, 108 सेकेंड आया। लिखता रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि रिस्ट वॉच का जो लिस्ट काउंट था, देखो लैंग्वेज की मीनिंग आपको खुद से समझनी पड़ेगी। लैंग्वेज वैसी ही नहीं होती जैसा आप थ्योरी में पढ़ते हो, खुद से दिमाग लगा के मीनिंग समझना पड़ता है। रिस्ट वॉच का रेजोल्यूशन 1 सेकेंड का मतलब ये उसका लिस्ट काउंट हुआ। उस रिस्ट वॉच का लिस्ट काउंट सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो 1 सेकेंड। तो जिस वक्त आप 108 सेकेंड का रीडिंग नोट कर रहे होगे, उस वक्त आप कितनी गलती कर सकते हो इसको रीड करने में, एक डिवीजन के बराबर, एक डिवीजन के बराबर गलती कर सकते हो, और वही एक डिवीजन की वैल्यू 1 सेकेंड लिखा हुआ है। यानी कि या तो आप 1 सेकेंड ज़्यादा रीड करोगे या 1 सेकेंड कम रीड करोगे, तो टोटल टाइम जब आप इतना रीड कर रहे थे, ये टोटल टाइम है, कैपिटल टी नहीं है, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये 100 ऑसिलेशन का टोटल टाइम है, स्मॉल टी। तो इसको रीड, स्मॉल टी को रीड करने में आप 1 सेकेंड की गलती करोगे, तो इसको डेल्टा स्मॉल टी बोला जाएगा। ये स्मॉल टी है और स्मॉल टी को रीड करने में इतना एरर कर सकते हो, तो ये डेल्टा स्मॉल टी कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन स्मॉल टी 1 सेकेंड। ये डेल्टा कैपिटल टी नहीं कहलाएगा, इसको आप केयर करना। आगे देखो, देखो ये तो मैंने समझा दिया, डेल्टा एल 1 mm हुआ। जब ये सी एम में है तो इसको भी सी एम में बदल डालो। ये टोटल टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन है स्मॉल टी, और टोटल टाइम का जो एब्सोल्यूट एरर है वो 1 सेकेंड है। कैपिटल इन 100 ऑसिलेशन है, ये जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है इसको एग्जैक्ट मानते हैं, इसको ज़बरदस्ती एग्जैक्ट मानते हैं। वैसे तुम्हें पता होगा कि प्रैक्टिकल जब करते हो तुम लैब में, तो ये ऑसिलेशन तुम गिनते हो, कंसंट्रेट होकर पेंडुलम का ऑसिलेशन गिनते हो, और उसमें तुम्हारा फ्रेंड अगर तुम्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे तो तुम नंबर ऑफ ऑसिलेशन भूल भी जाते हो, या तो 1-2 ऑसिलेशन ज़्यादा रीड कर लेते हो, गिन लेते हो, या कम गिन लेते हो। तो इसके सही होने की गारंटी तो बिल्कुल नहीं होती। लेकिन कंपटीशंस के क्वेश्चन में कैपिटल की वैल्यू को एग्जैक्ट ज़बरदस्ती माना जाता है और कोई उपाय नहीं है। कैपिटल की वैल्यू 100 ऑसिलेशन दिया है, कहा जाएगा कि इसको काउंट करने में आपने कोई गलती नहीं करी होगी, जबकि मैंने लैब में देखा है कि बच्चे लोग इसको गिनने में गलती ज़रूर करते हैं। क्या पता, अभी तक तो क्वेश्चन में इसको एग्जैक्ट मानते आए हैं,
हो सकता है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन बना दे जिसमें इसका भी एब्सोल्यूट एरर वो लिख के दे दे। अगर लिख के दे देगा तो डेल्टा एन फिर जीरो नहीं होगा, लेकिन जब कुछ नहीं बोला है वो इसके एरर के बारे में, तो इसको एग्जैक्ट आप मानोगे। अच्छा, एग्जैक्ट मानोगे तो इसका एब्सोल्यूट एरर क्या मानोगे? ज़ीरो। अच्छा, ये जो टोटल टाइम है और ये कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन है। सो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन को जब आप नंबर ऑफ ऑसिलेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो ये टोटल टाइम टी आता है। बोथ साइड का लॉग ले लो, ले लिया, ये अलग अलग हो गया। अब इसमें एरर है, इसमें एरर है तो फिर इसमें भी एरर होगा, और इसमें तो एरर है ही नहीं तो इसको तो कांस्टेंट मानोगी। बोथ साइड को स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। डी ऑफ लॉग टी, डी ऑफ लॉग एन, डी ऑफ लॉग टी एन सपोज टू बी कांस्टेंट, तो लॉग टी का 1/t आएगा। इसको कांस्टेंट माने हो तो इसका जीरो हो गया। यहाँ चेन रूल लगाओगे तो पहले तो 1/T लिखोगे, फिर dt/dt लिखोगे, फिर dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया dt/t इक्वल्स d/T/T। फिर d को डेल्टा लिख डालो, यहाँ डेल्टा लिख डालो, यहाँ तक आ चुके हो। अब डेल्टा t/T की वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में 1 सेकेंड था, टोटल टाइम 108 सेकेंड दिया हुआ था, तो 1/108 इसकी वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू ले जाके रख दो। देखो देखो, ये तुम्हें पता है 0.1, ये भी पता है 30.0, ये अभी अभी निकाले हो 1/108, ला के रख दो, इसको सॉल्व कर लो, परसेंटेज एरर इन जी मिल जाएगा। लुक, 0.1/30 प्लस 2 इंटू 1/108 इंटू 100, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो। तुम मैनुअली भी कर सकते हो, मेरी आदत पड़ गई बोलने की कैलकुलेटर सॉल्व करो। एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर नहीं मिलता, बोर्ड एग्जाम में फिर भी मिलता है। बोर्ड एग्जाम में आईएससी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है, और किसी बोर्ड में नहीं है। तो जैसे आपकी मर्जी, आप इसको सॉल्व कर लो। यह था 2.185%, ऑप्शन बी आंसर मैच कराओ। ऑप्शन बी 2.185%, डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो। स्मॉल cp and small cv are gram specific heats at constant pressure and constant volume respectively। ये स्मॉल सी है तो इसको हम लोग ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। कैपिटल सी होता तो मोलर हीट कैपेसिटी होता, फिलहाल ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है। इट इज ऑब्जर्व दैट cp माइनस cv is a for an ideal gas with ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M, एक ऐसी गैस जिसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास कैपिटल M है। द करेक्ट वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज, कैपिटल R की वैल्यू डिराइव करनी है, 4 ऑप्शन दिया है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। गिवन स्मॉल cp एंड स्मॉल cv आर ग्राम स्पेसिफिक हीट, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन जूल required by 1 gram of an ideal gas
in order to raise its temperature by 1 Kelvin। तो सिंबल है Cp और ये ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो यूनिट होगा जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब सवाल ये है कि ग्राम को मोल में कन्वर्ट करो। तुम्हें पता है तुम्हारी आइडियल गैस का मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल एम ग्राम है। मोलर मास कैपिटल एम ग्राम है। देखो यहां समझाया हूं, कैपिटल एम ग्राम for the given gas is equal to 1 mole. Therefore 1 gram equals कैपिटल एम से डिवाइड कर दो। 1 ग्राम इक्वल्स 1 बाई कैपिटल एम मोल। तो ये जो ग्राम है इसको 1 ग्राम मानो और उसको रिप्लेस कर दो 1 बाई कैपिटल एम मोल। फिर कैपिटल एम पलट के ऊपर जाएगा और यहाँ कैपिटल एम इंटू स्मॉल सीपी होगा। देखो तो ये जो हो गया कैपिटल एम इंटू स्मॉल सीपी। फिर यहाँ पे यूनिट क्या बचेगा, यहाँ पे यूनिट बचेगा जूल पर मोल पर केल्विन। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे आएगा कैपिटल एम इंटू सीपी, राइट। ये तुम ग्राम स्पेसिफिक हीट का यूनिट कन्वर्जन कर रहे हो। ये है तुम्हारी क्वांटिटी ग्राम स्पेसिफिक हीट, उसका यूनिट कन्वर्जन कर रहे हो। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा कैपिटल एम इंटू सीपी और यूनिट आएगा जूल पर मोल पर केल्विन। तुम्हें अच्छे से पता है जूल पर मोल पर केल्विन जो यूनिट होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का होगा। तो अल्टीमेटली जो यूनिट है वो कहती है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप डिराइव करे हो वो कैपिटल सीपी का न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये कैपिटल सीपी का न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट कैपिटल सीपी का यूनिट है। तो कैपिटल सीपी की वैल्यू हो गया कैपिटल एम इंटू स्मॉल सीपी। तो इसको कहोगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू सीपी वेर स्मॉल सीपी इज ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हो गया फॉर्मूला। Similarly, we can deduce that capital CV equals capital M into small cv। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू आएगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल सीवी। उसी तरह से इसको डिराइव कर लो। मेयर्स फार्मूला पढ़े हो आप कि सीपी माइनस सीवी इक्वल्स कैपिटल आर। मेयर्स फार्मूले में ये कैपिटल सी होता है, ये कैपिटल सी होता है और ये आर होता है। तो ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब तीनों का यूनिट सेम होता है। मतलब अगर ये जूल पर मोल पर केल्विन में है तो ये भी जूल पर मोल पर केल्विन में होगा और ये भी जूल पर मोल पर केल्विन में होगा, तब ये मेस फार्मूला काम आता है। मैंने अजम्पशन ले लिया है कि तीनों सेम यूनिट में है। अब इन दोनों की वैल्यू जो डिराइव करा हूँ उसको ला के यहाँ पे पुट कर दिया। कैपिटल एम से बोथ साइड को डिवाइड कर दिया तो मेरे को मिलता है कैपिटल आर बाई एम इक्वल सी पी माइनस सी वी स्मॉल केस, है ना। तुम्हारे क्वेश्चन में ये स्मॉल सी पी माइनस स्मॉल सी वी की वैल्यू कितना दिया है, स्मॉल ए। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल ए इंटू कैपिटल एम। ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन ए, डिराइव हो गया। कैपिटल आर की वैल्यू मैंने डिराइव कर दी, इट शुड बी स्मॉल ए इंटू कैपिटल एम फॉर अ गिवन गैस। स्क्रू गैस बाद में कराएंगे। ये भी एरर का क्वेश्चन, इसको देख लो। स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू डिटर्मिन द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग। जब एग्जैक्टली लिखा है तो उसका लेंथ मेजरमेंट में कोई एरर नहीं होगा। मतलब
कैपिटल एल का जो डेल्टा एल होगा वो 0 मानोगे, क्योंकि एग्जैक्ट है, कोई एरर नहीं है। बाय सलेज मेथड, सलेज मेथड आपको लैब में प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। स्टील वायर होता है, स्टील वायर का यंग्स मॉडुलस आपको निकालना होगा लैब में, इसको कहते हैं सलेज मेथड। इन अ पर्टिकुलर रीडिंग द स्टूडेंट मेजर्स द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द वायर टू बी 0.8 मिलीमीटर। लोड डालने के बाद उस वायर का लेंथ कितना बढ़ गया, 0.8 मिलीमीटर बढ़ गया, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं यहाँ पर। विथ एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर। ये जो अनसर्टेनिटी वर्ड यूज किया है, ये स्मॉल एल का एब्सोल्यूट एरर है। अगर मैं इसको एक्सटेंशन स्मॉल एल कहता हूँ, तो ये स्मॉल एल के मेजरमेंट का ये एब्सोल्यूट एरर है, इसको डेल्टा स्मॉल एल बोला जाएगा। अनसर्टेनिटी को यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कहा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो टर्म आप थ्योरी में पढ़ते हो, सेम टू सेम टर्म वो लोग न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं करते, लैंग्वेज पढ़ के उसका मीनिंग खुद से निकालना पड़ता है। तो ये जो टर्म है वो डेल्टा स्मॉल एल के लिए इस्तेमाल हुआ है, एब्सोल्यूट एरर। एट अ लोड ऑफ एग्जैक्टली 1.0 kg, जो लोड स्टील वायर पे डाला गया था वो 1.0 kg डाला गया था, और कहा जा रहा है कि ये जो लोड है वो एग्जैक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। जो भी स्कूल लैब में लोड 1 kg के नाम से मिलेगा, इसमें कोई एरर नहीं है, एग्जैक्ट है, तो इसका एब्सोल्यूट एरर 0 माना जाएगा। अगर ये कैपिटल एम है तो इसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एम 0 मानेंगे, क्योंकि इसको एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है। स्टूडेंट ऑल्सो मेजर्स द डायमीटर ऑफ द वायर टू बी 0.4 mm। स्क्रू गॉज यूज करोगे डायमीटर निकालने के लिए, तो 0.4 mm डायमीटर है। विथ एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 0.01 mm। अगर स्मॉल डी डायमीटर है तो इसको मेजर करने में आपसे गलतियां होंगी। जो गलती होगा वो एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, और वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में डेल्टा स्मॉल डी की वैल्यू 0.0 इस डेल्टा स्मॉल डी की वैल्यू 0.01 मिलीमीटर माना जाएगा। इस अनसर्टेनिटी का मतलब भी एब्सोल्यूट एरर इन डायमीटर। टेक जी इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एग्जैक्ट। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जी की वैल्यू इतना ले लो और मान लो कि एग्जैक्ट है, इसके कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है। वो कह रहा है तो आप इसको एग्जैक्ट मानो, तो इसको एग्जैक्ट मानोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, 0। एब्सोल्यूट एरर इन जी 0। द यंग्स मॉडुलस ऑब्टेन फ्रॉम द रीडिंग इज। इतनी सारी रीडिंग से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकालो। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है वो कैपिटल वाई का ट्रू वैल्यू होगा, और जो सेकेंड क्वांटिटी है ये कैपिटल वाई का एब्सोल्यूट एरर होगा। मीन्स व्हाट, कैपिटल वाई ट्रू वैल्यू is 2 into 10 power 11, and absolute error in capital Y delta Y equals 0.3 into 10 power 11। तो ये हो गया डेल्टा वाई और ये हो गया वाई। तो आप इसको कैलकुलेट करो, फिर ऑप्शन मैच कराओ, इन चारों में से कौन सा सही है। ये फार्मूला जो यहाँ बता रहा हूँ, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। जब आपको हुक्स लॉ पढ़ाया जाएगा फिर आपको यंग्स मॉडुलस के बारे में बताया जाएगा। We have to determine Young's modulus of a steel wire. So Young's modulus equals stress upon strain. ये longitudinal stress. Longitudinal stress in a steel wire is load, I mean tension in the wire. टेंशन वायर का उतना ही होगा जितना उस पर लोड लटकाओगे। जो लोड लटकाओगे उसको mg लिखोगे, डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील वायर।
ये हो गया स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब एक्सटेंशन इन द स्टील वायर अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्टील वायर। इसको पलट दो तो ऊपर चला जाएगा और कैपिटल ए नीचे चला आएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। कैपिटल ए स्टील वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो डायमीटर के टर्म में कैसे लिखते हो? पाई स्क्वायर बाई 4, 4 को ऊपर लेते जाओ तो ये कैपिटल वाई का फॉर्मूला बन गया। इक्वेशन नंबर 1। क्वांटिटी जो गिवन है उसको एस यूनिट में इस्तेमाल करो। कैपिटल एम 1.0 kg exact, consider to be constant. The value of z exact, constant. Capital L 2 meter exact, constant. Extension small l 0.8 mm and delta L 0.05 mm, ये ऊपर में समझा चुका हूँ। डायमीटर स्मॉल d 0.4 mm and absolute error in d delta d 0.01 mm, ये ऊपर समझा चुका हूँ। अब मैं कैपिटल वाई का एरर निकालना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले यंग्स मॉडुलस की ट्रू वैल्यू निकालो। सीधे सीधे सारी क्वांटिटी ऐसा यूनिट में यहाँ पे रख दो। देखो रख दिया। देखो ये पाई है। देखो डायमीटर को मैंने मीटर में बदल लिया। स्मॉल एल को देखो मैंने मीटर में बदल लिया। जब सब कुछ ऐसा यूनिट में रखोगे तो इसका आंसर ऐसा यूनिट में आएगा। सॉल्व कर लेना, इतना एग्जैक्ट आता है ये। 2.0 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ये आएगा। तो वाई का ट्रू वैल्यू तो आपने निकाल लिया। अब वाई का डेल्टा वाई निकालना होगा। तो डेल्टा वाई के लिए कैलकुलस मेथड यूज होगा। कैलकुलस मेथड इसलिए यूज होगा, कैलकुलस मेथड इसलिए यूज होगा क्योंकि यहाँ पे सारे परसेंटेज एरर लेस देन 5% है। और मैं आपको आइडिया दूंगा, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। तो कैलकुलस मेथड यूज करने जा रहा हूँ। इसमें जितने कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसमें एरर नहीं है, सभी कांस्टेंट को मिला के के लिख दो। देखो ये एग्जैक्ट था कांस्टेंट, जी एग्जैक्ट था कांस्टेंट, कैपिटल एल एग्जैक्ट था कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट। पाई को न्यूमेरिकल कांस्टेंट कहते हैं, इसको लैब में मेजर नहीं करती। तो ये 4 mgl अपॉन पाई, इन सबको मिला के एक सिंगल टर्म के लिख डालो और इसको मैथ की लैंग्वेज में कांस्टेंट बोलो। डायमीटर में एरर था तो ये वेरिएबल हुआ। एक्सटेंशन स्मॉल एल में एरर था तो ये वेरिएबल हुआ। तो ये मैथ की लैंग्वेज में दोनों वेरिएबल हो गए और ये पूरा कांस्टेंट हो गया। ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए, फिर ये कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बोथ साइड का लॉग ले लो जैसा डेरिवेशन पढ़े हो। बेस स्मॉल ई अंडरस्टूड ए लॉग वाई इक्वल्स log of k upon d square l, that is log k minus 2 log d minus log l। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, सो log y का 1/y, log k का 0, 2 log d, यहाँ चेन रूल लगेगा, 2 इंटू 1/d इंटू dd/dy, यहाँ भी चेन रूल आएगा, 1/l इंटू del/dy, dy को मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो गया dy/y, फिर ये हो गया -2 dd/d, यहाँ हो गया -del/l। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, इतना आ गया। फिर याद होगा कि आपको डेरिवेशन में मैंने पढ़ाया था कि d को डेल्टा में कन्वर्ट करो और नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बना दो, क्योंकि तुमको हमेशा मैक्सिमम एरर चाहिए होगा। इसको भी प्लस बना दो, इसको भी प्लस बना दो, यहाँ डेल्टा लिख डालो, यहाँ डेल्टा लिख डालो, यहाँ डेल्टा लिख डालो। देखो तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला आ गया। डेल्टा वाई को डिफाइन करोगे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन वाई। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो,
ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। कितना 2.0 इंटू 10 पावर 11। अच्छा, अगर इसको मिलीमीटर में रखते हो तो इसको भी मिलीमीटर में रख दो, यूनिट कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया 2 और ये हो गया डेल्टा डी, ऊपर लिखा हुआ था, और ये हो गया डायमीटर 0.4 mm लिखा हुआ था। सेम यूनिट होना चाहिए, कट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का भी सेम यूनिट होना चाहिए। तो हो गया एरर इन एक्सटेंशन 0.05, ऊपर से देख लेना, और ये हो गया एक्सटेंशन 0.8 mm। यूनिट कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंट यूनिट में रखोगे तो गलत हो जाएगा, कटने वाली सेम यूनिट होनी चाहिए, तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो कुछ भी है इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर या मैनुअली। न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 0.225 इंटू 10 पावर 11। इसको ऑप्शन में डेसिमल का 1 प्लेस दिया हुआ है, तो 1 प्लेस में राउंड ऑफ करो, तो उसके लिए 2 को ड्रॉप करोगे, और 2 लेस देन 5 है तो इसको अनचेंज छोड़ दोगे, तो यह आएगा 0.2 इंटू 10 पावर 11। तो डेल्टा वाई निकाल लिया। तब यंग्स मॉडुलस का आंसर लिखने की बारी। ऐसे लिखते हैं, पहले ट्रू वैल्यू लिखते हैं, फिर प्लस माइनस के बाद एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं। 10 पावर 11 दोनों से कॉमन ले लो, यहाँ लिख डालो 2.0, यहाँ लिख डालो 0.2 इंटू 10 पावर 11। यूनिट होगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ऑप्शन बी मैच करा लेना, मैच हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन जो पेंडुलम का करा हूँ वैसा ही है, पेंडुलम वाले को रिवाइज कर लोगे ये समझ आ जाएगा। एक एरर का क्वेश्चन ये देखो, यूजिंग द एक्सप्रेशन 2d sin theta equals lambda, one calculates the values of d by measuring the corresponding angles theta in the range 0 to 90. The wavelength lambda is exactly known. Exactly known का मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, तो मैथ की लैंग्वेज में कांस्टेंट माना जाएगा, और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 0 माना जाएगा, एंड एब्सोल्यूट एरर इन थीटा इज कांस्टेंट। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि थीटा तो वेरिएबल है बिटवीन 0 टू 90, लेकिन किसी भी थीटा की रीडिंग के लिए जो थीटा का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा थीटा है वो कांस्टेंट है। एब्सोल्यूट एरर इन थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा तो वेरिएबल है। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि डेल्टा थीटा कांस्टेंट है। एब्सोल्यूट एरर इन थीटा इज कांस्टेंट, डेल्टा थीटा कांस्टेंट है फॉर वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फिर वो बोलेगा कि as थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0, थीटा को चेंज होना है फ्रॉम 0 टू 90। अगर थीटा लेबोरेटरी में थीटा को 0 से 90 बढ़ाओगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, 0 से 90 में साइन फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अच्छा, जो लैम्डा है वो कांस्टेंट है, एग्जैक्टली नोन है। अगर साइन थीटा बढ़ेगा फिर डी का वैल्यू घटेगा, डी का वैल्यू घटेगा, तो इसमें ये थीटा वेरिएबल है और डी भी क्या है, वेरिएबल है, और लैम्डा क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, कांस्टेंट है। तो लैब में जब हम लोग अलग अलग थीटा पे डी निकालेंगे तो डी की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो मुझसे पूछा क्या है, एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 एब्सोल्यूट एरर इन डी रिमेन्स कांस्टेंट,
एब्सोल्यूट एरर का मतलब डेल्टा डी का फॉर्मूला चाहिए मुझे, डेल्टा डी का फॉर्मूला चाहिए और फॉर्मूला निकाल के बताना होगा कि वो कांस्टेंट है या नहीं। एब्सोल्यूट एरर इन डी इंक्रीजेस, फ्रैक्शनल एरर इन डी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रैक्शनल एरर इन डी डिक्रीजेस। फ्रैक्शनल एरर को रिलेटिव एरर बोलते हैं। रिलेटिव एरर का मतलब हो गया डेल्टा डी बाई डी, यानी कि इस क्वेश्चन में एक तो डेल्टा डी का डेरिवेशन चाहिए और दूसरा डेल्टा डी बाई डी का डेरिवेशन चाहिए, तब आंसर मिलेगा। देखो सॉल्यूशन, लैम्डा इज एग्जैक्ट, हेंस डेल्टा लैम्डा इज 0. Absolute error in theta is constant, so delta theta is constant. 2d sin theta is lambda equation 1, taking log of both sides, ले लिया। log 2 plus log d plus log sin theta equals log lambda। अब डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी डी थीटा ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स डी डी थीटा ऑफ लॉग लैम्डा। अब देखो क्या होगा, log 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, देखो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। log d का थीटा में चेन रूल लगाओगे तो ये आता है 1 बाई डी इंटू डी डी बाई डी थीटा, फिर log ऑफ साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो चेन रूल यहाँ भी लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, अब फिर साइन थीटा का करोगे तो इंटू कॉस थीटा आएगा, और ये तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। देखो क्या किया है, 1 बाई डी 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 बाई डी थीटा, 1 बाई साइन थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ये चेन रूल है, और राइट हैंड साइड क्या हो गया 0। अब देखो इस पूरी क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में ले जाओ, माइनस हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा आप कैलकुलस में पढ़ते हो, कितना आता है कॉस थीटा, फाइनली क्या मिलेगा माइनस कॉस कॉट थीटा। अब यहाँ डी डी का फॉर्मूला बन, डी इंटू डी थीटा को यहाँ पे ला के मल्टीप्लाई कर दो, किया है, ऊपर बचेगा डी डी, लिख दो, इसको ला के इसमें मल्टीप्लाई करो, कर दिया माइनस डी कॉट थीटा इंटू डी थीटा। अब इस वाले डी को डेल्टा में कन्वर्ट करो, इस वाले को नहीं, ये तो डायमीटर ही है या यानी डिस्टेंस है, ये कैलकुलस वाला डी है, इसको डेल्टा में कन्वर्ट करो, इसको डेल्टा में मत करना। हाँ ये कैलकुलस वाला डी है, इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर सकती हो, तो हो गया डेल्टा डी, ये हो गया माइनस डी कॉट थीटा इंटू डेल्टा थीटा, ये देखो ऐसे हो गया। फिर सिखाया हूँ कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं, तो नेगेटिव को इग्नोर कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव बना दो, डेल्टा डी की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या होगा कि डी की वैल्यू यहाँ पे ला के पुट करना होगा, तो डी की वैल्यू आप यहाँ से ले आओ, डी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आएगा लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा आएगा ना। इक्वेशन 1 से डी को रिप्लेस करना होगा, तो इक्वेशन 1 से डी की वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, देखो यहाँ रख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉट थीटा डेल्टा थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या होगा, साइन को ऊपर ले जाओ, कोसेक थीटा होगा लैम्डा बाई 2 एज इट इज कॉट थीटा इंटू डेल्टा थीटा, तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट एरर इन डी। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक या ग्राफ का नॉलेज, एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, जब थीटा 0 से 90 की तरफ बढ़ता है तो ग्राफ आप पढ़ते हो कि साइन थीटा भी बढ़ता है, तो कोसेक थीटा क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। 0 से 90 में टेन थीटा भी बढ़ता है, ग्राफ पढ़े होगे,
तो कॉट थीटा क्या होगा, घटेगा। तो जब आप 0 से 90 की तरफ जाओगे तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। क्वेश्चन में इसको कांस्टेंट दे रखा है, इसको भी कांस्टेंट दे रखा है, और ये दोनों घटेंगे, तो डेल्टा स्मॉल डी भी क्या होगा, घटेगा, है ना। तो देखो मैंने रिजल्ट यहाँ लिख दिया। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा डी डिक्रीजेस, लिख दिया ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखा, नहीं दिखा। आपका एब्सोल्यूट एरर जो होगा डी का वो डिक्रीज होगा, मैंने प्रूफ कर दिया। अब फ्रैक्शनल एरर इन डी निकालो। फ्रैक्शनल एरर का मतलब रिलेटिव एरर, डेल्टा डी बाई डी। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ डिराइव करे हो, ये डेल्टा डी का, अगर सीधे सीधे डी को यहाँ पे ला के डिवाइड कर दो, तो डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू कितनी आएगी, कॉट थीटा इंटू डेल्टा थीटा। इसको यहाँ से कॉपी कर लो, डेल्टा डी बाई डी कॉट थीटा इंटू डेल्टा थीटा। ये तो क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हुआ है। इट मीन्स फ्रैक्शनल एरर इन डी is directly proportional to cot theta. As theta increases from 0 to 90, we have already discussed that cot theta decreases. Hence, the fractional error in D, delta d by d also decreases. जब ये घटेगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा। तो फ्रैक्शनल एरर इन डी डिक्रीज होगा, ऑप्शन डी आपका मैच हो गया। तो आई होप मैंने आपको सफिशिएंट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कराए। इससे आप एरर के छोटे बड़े क्वेश्चन आप कर सकते हो। बेसिक मेथड आपको मैंने सिखाने की कोशिश करी। आई होप आप थोड़ा रिवीजन कर लोगे, इस बुक की प्रैक्टिस कर लोगे तो और भी अच्छा परफेक्ट हो जाओगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि कुछ आप किताबें लेने की कोशिश करो, क्योंकि लाइन बाय लाइन तो मैं रिवाइज नहीं करा पाऊँगा। जो इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है वही मैं आपको रिवाइज करा पाऊँगा, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए इस बुक को आप लेने की कोशिश करो, और मैं आपको हेल्प करता रहूँगा और आपको फ़ायदा होता रहेगा। सो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। मैं एक एपिसोड स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर्स और सर्कुलर वर्नियर पे लूँगा, और उसके प्रिंसिपल्स और न्यूमेरिकल्स बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल एरर पे मुझको इतना ही सिखाना था जो मैंने सिखा दिया। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड गुड नाइट।